नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से लक्ष्य एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हमने जो है ज्योग्राफी का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हमने जो है 3 पार्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लैंड, सॉइल, वाटर जो है के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो इसका सब टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज के वीडियो में हम जो इस पूरे चैप्टर को जो है स्टडी कर लेंगे, पूरे चैप्टर को रीड कर लेंगे। तो बच्चों, इसके बाद आपका काम रहेगा कि आपने होमवर्क कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर वहां से आप कर सकते हो। उसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रहता है, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें जो है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 7876123860। आप हमें जो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर हमें जो है इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय है हमारी वन संपदा, जितने भी जंगली है, फ्लोरा और फौना। इसको हम यदि एक वर्ड में लिखे तो हम इसको लिखेंगे फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना का मतलब है प्राकृतिक वनस्पति और जंगली घास फूस, ये सभी जो है नेचुरल वेजिटेशन में आएंगे, प्राकृतिक वनस्पति में आएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि वन जो है, जो जिनको हम फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं, वो हमारी एक प्राकृतिक संपदा है। वो एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो बात करते हैं प्राकृतिक वन संपदा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक वन संपदा जो है हमारे जानवरों को, प्राकृतिक पशुओं को जो है, जो जंगली जानवर होते हैं, उनको जो आश्रय देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनको जो है रहने के लिए जगह अवेलेबल करवाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपने पढ़ा होगा साइंस में या ज्योग्राफी में कि एक जैवमंडल होता है, एक जलमंडल होता है, एक स्थल मंडल होता है, वायुमंडल होता है। देखिए, सबसे पहला आता है हमारा जो है वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, ये 3 स्फीयर होते हैं। इन तीनों स्फीयरों के साथ साथ एक और बन जाता है। इन सभी से मिलकर जब इन सभी के अंदर जितने भी जानवर पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, एक छोटी सी चींटी से लेकर के बड़ी व्हेल मछली तक, सभी मिलकर जो है क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है जैवमंडल। जैवमंडल ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर पूरी पृथ्वी पर, पूरे इन्वायरमेंट में उपलब्ध जितने भी जानवर हैं, जितने भी क्रिएचर हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे फ्लोरा एंड फौना की बात करें, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करें, ठीक है, या ह्यूमन बीइंग की बात करें, जो प्रकृति में उपलब्ध चीजें जो सांस लेती है, वो सभी क्या कहलाते हैं, जैवमंडल कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने जैवमंडल के बारे में पढ़ा, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा। उसके बाद आता है इकोसिस्टम, जिसको हम पारितंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, पारितंत्र क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। पारितंत्र से अभिप्राय हमारा एक ऐसे सिस्टम से है, ऐसी इकोसिस्टम से है जिसके अंदर जिसमें हम प्राकृतिक जितने भी संसाधन है, उन सभी के द्वारा जो एक सिस्टम, जो प्रकृति का जो सिस्टम है, जो प्रकृति के द्वारा जो एक धारा प्रवाह जो जीवन चल रहा है, उसको जो एक तरह से हम जो है पारितंत्र कह सकते हैं। इसको हम जो है इकोसिस्टम जो है कह सकते हैं। इकोसिस्टम को यदि हम एक डेफिनेशन में लिखें तो हम कहेंगे कि सभी जीवित जातियां, सभी जीवित जीवों की जातियां जिसमें सभी मिलजुल के रहते हैं, सभी जो है मिलजुल कर रहते हैं, परस्पर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इंडिविजुअल कहें या मान लीजिए को रिलेट करते हैं, एक दूसरे पर जो है संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स क्या है, एनिमल्स में इंडिपेंडेंस नहीं होते, वो दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं। और प्लांट्स की यदि बात करें तो प्लांट्स जो है बिल्कुल एक तरह से स्वतंत्र होते हैं, वो निर्भर नहीं करते किसी दूसरे पर। लेकिन एनिमल्स जो है प्लांट पर निर्भर करते हैं, उसके बाद कुछ दूसरे एनिमल्स जो है एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, ठीक है। तो ये सभी इकोसिस्टम कह लीजिए, बायोस्फीयर कह लीजिए, ये मनुष्य के लिए बड़ी बड़ी उपयोगी होते हैं।
तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की या फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, जंगलों की बात करते हैं। अब पेड़ पौधे कह लीजिए हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। देखिए यदि पेड़ पौधों की उपयोगिता की बात करें तो पेड़ पौधों से हमें जो है सबसे पहले तो हमें क्या मिलता है, हमें जो है फूल मिलता है, हमें भोजन मिलता है। किसी भी प्रकार का यदि भोजन की बात करें वो सभी हमें जो है पौधों से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। उसके बाद आगे की बात करें तो हमें जो है किसी भी प्रकार की जो है मान लीजिए मेडिसिन की बात करें, औषधि की बात करें, वो सभी जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, वो भी हमें जो है पेड़ पौधों से मिलते हैं। आपसे डायरेक्टली यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स फॉर अस, हमारे लिए पौधों का क्या महत्व है, पौधे हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, तो ये सारे पॉइंट्स आप जो है लिखेंगे। उसके बाद क्या है हमारे लिए जो है जो टिम्बर है, टिम्बर, ठीक है, यानी कि टिम्बर मिलता है। टिम्बर का मतलब है इम्पोर्टेड लकड़ी, ठीक है, जिससे हम अपना फर्नीचर बनाते हैं, वो हमें किससे मिलता है, वो हमें पेड़ पौधों से मिलता है। उसके बाद हमें जो है फ्यूल वुड, ठीक है, जलाने के लिए यानी कि अपने ईंधन के रूप में भी हमें जो है लकड़ी कहाँ से मिलती है, हमें पेड़ पौधे से मिलती है। उसके बाद हम यदि बात करें फ्रूट्स, जितने भी प्रकार के फल हैं फूल हैं वो सभी हमें किससे मिलते हैं, वो सभी हमें जो है प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद में हमें दूसरी हम बात करें वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव, जितने भी सभी जंगली जीव कह लीजिए जो पशु है वो सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, वो सभी हमें यहाँ पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ बेनिफिट या इम्पोर्टेंट ऑफ ए प्लांट्स एंड फॉरेस्ट। ये जो है पेड़ पौधों का हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है, महत्व है, इनके बगैर जो है हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी और चीजें देखें, मान लीजिए जो हमें जैसे गोंद है, गम है, वो भी हमें जो है पौधों से मिलता है। उसके बाद ऑयल मिलता है, तेल मिलता है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो जरूरी है, प्लांट हमारे लिए क्या करता है, हमारे लिए एक इकोसिस्टम, जो मैंने बताया कि पारितंत्र जो है बिल्ड करता है, क्रिएट करता है। पर्यावरण हमारे जो प्लांट्स जो है हमारे इन्वायरमेंट को जो है स्वच्छ रखता है, हमारे लिए ऑक्सीजन जो है सभी पौधों से जो हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो कितने सारे यूजेज हैं जो हमारे लिए, जिनके द्वारा पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी है। उसके बाद पेड़ हमें छाया देते हैं, पशुओं को छाया देते हैं, जहाँ कड़ी गर्मी के अंदर या धूप के अंदर जब कहीं बाहर से आते हैं पेड़ के नीचे जो है बैठ के जो आराम कर लेते हैं। तो ये सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। उसके बाद क्या है कि प्लांट्स जो है भूमि को जो है बचा कर रखते हैं, लैंड की जो सुरक्षा करते हैं, लैंड को कंजर्व करते हैं। हमने जो है लैंड, यहाँ पर लैंड और सॉइल और प्लांट्स वाटर वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधे लगाकर जो हम मिट्टी की उपयोगिता को, मिट्टी की जो है जो फर्टिलाइज पावर है उसको बचा सकते हैं, पेड़ मिट्टी का कटाव हम रोक सकते हैं। तो बच्चों ये सारी की सारी जो है उपयोगिता या मान लीजिए यूजेज जो हमें किससे मिलते हैं, हमें प्रोडक्ट से मिलते हैं, हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है, तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी हमने पेड़ पौधों के यूज के बारे में पढ़ा, प्रयोग के बारे में पढ़ा। अगला हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु या जंगली जीवन, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे जंगली जीवन या जीव जंतु, ठीक है। अब हमारे लिए जीव जंतु का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए हम जानते हैं कि जैसे जो जीव जंतु है वो हमारे लिए एक इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे हम एक खेती करते हैं तो खेती में जो जीव जंतु हैं वो कीड़ों को खाकर जो हमारे कीट होते हैं, जो हमारे लिए खेती के लिए जो हानिकारक होते हैं, छोटी सी चिड़िया भी हमारे लिए इकोसिस्टम में हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। वो बहुत सारे ऐसे अनुपयोगी कीड़ों को खाकर या जो कीट पतंगों को खाकर जो है इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले करती है, अपनी भूमिका निभाती है। दूसरी बात करें, यदि हम दूसरे किसी जीव की बात करें, जैसे आपने देखा होगा हम सर्दियों में शहद यूज करते हैं, शहद खाते हैं। किसी बच्चे को सर्दी लग जाती है, जुकाम हो जाता है, तो हमारे परिवार वाले हमें शहद देते हैं। तो जो शहद है, जो हनी बी है, वो हमारे लिए जो है क्या प्रोवाइड करवाती है हमें, वो हमें जो है मधुमक्खी जिसको हम कहते हैं वो हमें शहद अवेलेबल करवाते हैं। उसके बाद दूसरी यानी ये भी हम यूज है, ये हम जो है एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ के जो
वो पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो ये जो है हमारे हमें इकोसिस्टम में जो है हमारे इकोसिस्टम को, हमारे पारितंत्र को बनाए रखते हैं, एक बैलेंस बना के रखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हमें इनसे जो है खाल मिलती है, यानी कि इनसे जो है चमड़ा बनाया जाता है, जो हम जो अपने अलग अलग यूज के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, हम इनसे जो इनकी जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों को जो है विशेष रूप से जो है प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ सजावट की चीजें बनाना, ये सारी की सारी जो इनकी हड्डियां जो है हमारे लिए बड़ी उपयोगी होती है, उनका प्रयोग करते हैं। तीसरा ये तो आफ्टर द डेथ ऑफ द एनिमल्स, उनकी मृत्यु के बाद लेकिन जब एनिमल्स जो जीवित होते हैं तब भी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे मान लीजिए मिल्क की बात करें, मिल्क दूध, हमें पशुओं से हमें दूध मिलता है, ठीक है। उसके बाद यदि मान लीजिए सामान कैरी करने की बात करें, तो सामान को जो है कैरी करने के लिए बोझ ढोने के काम जो पशु आते हैं, जैसे घोड़ा है, ठीक है, ऊंट है, बैल है, ये सभी हमारे जो है वो बोझ ढोने के कैरियर का काम करते हैं, बोझ ढोने के काम आते हैं। मिल्क की बात करें तो गाय है, और उसके बाद भैंस है, बकरी है, इन सभी से हमें जो दूध मिलता है। तो यानी कि फूड की बात करें तो भोजन के रूप में भी हम जो पशुओं को यूज करते हैं। जैसे उनका मीट है, मांस हमें पशुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे पशु को जो है मांस के रूप में जो बहुत सारे व्यक्ति जो यूज करते हैं। तो ये सभी के सभी यूजेज जो है, सभी के सभी इंपॉर्टेंस हमारे लिए वाइल्ड लाइफ की, पशुओं की। उसके बाद क्या है, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए भी जो है हम जो है एनिमल्स को जो है एक एंटरटेनमेंट के रूप में भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए जू है, चिड़ियाघर है, ठीक है। जू में हम क्या करते हैं, एंटरटेन कर लिए जाते हैं। वहां पे हम जो अलग अलग जानवरों को देखते हैं, शेर को देखते हैं, टाइगर है, ठीक है, कुछ दूसरे बर्ड्स हैं, कुछ पक्षी हैं, उनको देखते हैं। तो वो सभी जो है एज ए एंटरटेनमेंट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो बच्चों ये थे हमारे लिए वाइल्ड लाइफ के जो है इंपॉर्टेंस, उनकी वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन, जंगली जंतु हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होती है। सारे के सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं। दूध के लिए, दूध हमें पशुओं से मिलता है, बोझ ढोने के काम आता है, भोजन के रूप में यूज किए जाते हैं, मनोरंजन के साधन के रूप में होते हैं। हमें उनसे हड्डियां मिलती हैं जिनसे हम जो अलग अलग वस्तुएं बना सकते हैं। हमें उनसे चमड़ा मिलता है, खाल मिलती है, ठीक है, शहद मिलता है, दवाइयों के रूप में भी हम जो पशुओं का यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है पशुओं का प्रयोग जो है हम कर सकते हैं, पशुओं से हमें ये सभी लाभ जो है मिलते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पशुओं का हमारे जीवन में क्या लाभ है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप जो है लिखोगे। उसके बाद आता है हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। यदि हम हिंदी में लिखें प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, इसका बंटवारा कैसे करेंगे हम। प्राकृतिक वनस्पति जो है कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार हम जो इसको बांट सकते हैं। तो यदि प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति को जो हम उसकी आर्द्रता के हिसाब से, उसके यूज के हिसाब से जो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग रूप में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट वन, ठीक है, जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, जिसको हम जो है वन कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ग्रास आ जाएगा, घास के रूप में जो हम वनस्पति को देखेंगे। उसके बाद हम बात करें टुंड्रा वनस्पति है, तो ये वनस्पति भी जो है अलग अलग हो जाएगी। और उसके बाद जो है फॉरेस्ट वन हो गए और टुंड्रा हो गए। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इट, यानी ग्रास लैंड, यहाँ पे ग्रास लैंड लिखेंगे, ग्रास लैंड लिखेंगे, फॉरेस्ट लैंड लिखेंगे, टुंड्रा लैंड लिखेंगे। तो ये जो है वनस्पति के प्रकार हुए, 3 प्रकार की वनस्पति जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट की बात करें तो अब हम जो है फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट की जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फॉरेस्ट में कितने प्रकार के होते हैं, जंगल जो है वनस्पति जो है कितने प्रकार की मिलेगी। हम फॉरेस्ट या वन कितने प्रकार के होते हैं। वनों को जो है उनकी आर्द्रता के हिसाब से या उनके पत्तियों के गिराने के आधार पर जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आता है सदाहरित वन, सदाबहार वन, ठीक है। और नंबर 2 आता है पर्णपाती वन। देखिए बच्चों, आप जो अपने आसपास देखते होंगे वनों को, जब सर्दी के मौसम आता है, सर्दी की ऋतु आती है, तो बहुत सारे पेड़ जो है
पत्ते से पत्ता विहीन हो जाते हैं, क्योंकि एक पेड़ पर जो पत्ते दिखाई भी नहीं देते। लेकिन जैसे ही जो है पतझड़ का मौसम चला जाता है तो उन पर जो बहुत सारे पत्ते जो हमें दिखाई देने लगते। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सदाबहार वन या सदाहरित वन। सदाबहार वन क्या होते हैं कि देखिए, पत्तियों के गिरने के आधार पर हमने इनको बांटा है। ये अक्षेत्र के हिसाब से, यानी कि ऐसे अक्षेत्र में जहां के पेड़ जो है एक समय आने पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी कि सारे के सारे पेड़ जो है पत्ते बिल्कुल पत्ते विहीन हो जाते हैं, उनको पत्ता दिखाई नहीं देता। तो ऐसे अक्षेत्र के वन जो है पर्णपाती वन कहलाते हैं। जब वो पूरे के पूरे पेड़ जो है सभी अपने अपने पत्ते गिरा देते हैं तो वो पर्णपाती वन कहलाते हैं। और उस मौसम को जो है पतझड़ की ऋतु बोलते हैं। वो जो है पतझड़ के मौसम में जो है अपने पत्ते जो है गिरा देते हैं, तो पतझड़ के मौसम में पर्णपाती वन कहलाते हैं। उसके बाद जो सदाबहार या सदाहरित वन का मतलब है ऐसे अक्षेत्र के वन, ऐसे पेड़ जो किसी भी मौसम में अपने पत्ते नहीं गिराते, यानी कि उन पर जो पूरा साल जो पत्ते रहते हैं वो जो है सदाबहार वन कहलाते हैं। ये वन जो है एक कटिबंध के आधार पर जो बांटे जा सकते हैं। कटिबंध के अक्षेत्र, कटिबंध का मतलब है अक्षेत्र, जैसे उष्ण कटिबंध का मतलब है ऐसा अक्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो ये वन जो है इन कटिबंधों के अकॉर्डिंग जो है अपने पत्ते जो है गिरा देते हैं। जहां पर जो है बहुत ज्यादा वर्षा होती है वहां पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। जहां पर वर्षा पाई जाती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है और उन वनों के अंदर बहुत ज्यादा आर्द्रता होती है, नमी होती है, तो वो सदाहरित या सदाबहार वन कहलाते हैं। लेकिन जो पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, वहां पर नमी कम होती है, ये अपनी पत्तियां इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि इनके अंदर पानी की कमी ना हो। और पानी के जो वाष्प उत्सर्जन पत्तियों के द्वारा क्या होता है, पत्तियों के द्वारा वाष्प उत्सर्जन होता है। पत्तियों के द्वारा पेड़ के जो पौधे के अंदर का पानी है वो बाहर निकल जाता है। उस पानी के उत्सर्जन को रोकने के लिए ये पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और जब मौसम जो चेंज हो जाता है, सीजन जो चेंज हो जाता है, तो इनकी पत्तियां जो वापिस आना जो है शुरू कर देती है। तो ये अपने आप को गर्मी के मौसम में जो अपने आप को जीवित रखने के लिए पेड़ जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ये हुआ वनों का डिस्ट्रीब्यूशन, वनों का वर्गीकरण, सदाबहार और पर्णपाती वन। इसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति जो है अब जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मानव ने अपने लालच के लिए जो है पेड़ पौधों का बहुत ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण धीरे धीरे जो है हमारी पृथ्वी से जो है पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक समय ऐसा था जब जो है धरती पर जो है पेड़ पौधे ज्यादा हुआ करते थे, पेड़ पौधे जो है ज्यादा होते थे मानव की तुलना में। लेकिन अब जो है बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया। अब जो है जनसंख्या जो है पेड़ पौधों से ज्यादा बढ़ गई और धीरे धीरे हम जनसंख्या का पालन करने के लिए, जनसंख्या का पेट भरने के लिए क्या करते जा रहे हैं, हम अपने पेड़ पौधों को जो है काटते जा रहे हैं। जैसे जैसे जंगली पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, और जंगली जानवर जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। उनके रहने का स्थान, उनके रहने की जगह जो खत्म होती जा रही है। तो मैंने बताया था कि जो एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर है, वो एक पारितंत्र में भूमिका निभाते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो जैसे जैसे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, कृषि योग्य भूमि जो बढ़ती जा रही है, तो जंगली जानवर जो खत्म होते जा रहे हैं। यदि मान लीजिए इस चीज को नहीं रोका गया तो एक समय ऐसा आएगा जब प्रकृति से जो हरियाली खत्म हो जाएगी, जंगली जानवर खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी जो है बहुत सारी जंगली जानवरों की प्रजातियां जो लुप्त हो चुकी है। यदि बात करें लुप्त होने की प्रजाति में, तो आप देखेंगे कि जो एशियन लायन है वो जो है बिल्कुल खतरे वाली सिचुएशन पे पहुंच चुका है। उनकी प्रजाति जो है एक तरह से लुप्त हो चुकी है। एक ब्लैक बक की यदि बात करें, ब्लैक बक जो है, ठीक है, ये एक ऐसा जानवर है जो बिल्कुल खतरे के निशान पर पहुंच चुका है। उसके बाद टाइगर की बात करें, टाइगर भी जो है ऐसी सिचुएशन पे पहुंच चुका है जहां पर उनकी प्रजाति को नुकसान हो चुका है। उसके बाद व्हाइट एलिफेंट की बात करें तो ये सभी वो जानवर हैं जिनकी प्रजाति जो है खतरे के निशान पर पहुंच चुके हैं, यानी कि इनकी प्रजाति जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यदि आपकी बुक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो है जैसे शेर है, एलिफेंट है, और उसके बाद जो है मगरमच्छ है,
और यहाँ पे और दिया गया दरियाई घोड़ा है, हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ जो बर्फीले क्षेत्र में रहने वाला जो तेंदुआ है वो, उसके बाद शत्रुमुर्ग और मोर, ये सारे के सारे जानवर जो है बिल्कुल एक तरह से लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इन सभी को जो है संरक्षण की जरूरत है, इन सबको जो है बचाने की जरूरत है। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है, अगला हमारा जो टॉपिक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु जंगली जीवन का संरक्षण, वन्य जीव, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे वन्य जीव संरक्षण। कंजर्वेशन का मतलब होता है उनको सुरक्षा प्रदान करना। जब मान लीजिए इकोलॉजिस्ट को ये लगने लगा या प्राण जो पर्यावरण के जो वैज्ञानिक है उनको लगने लगा कि धीरे धीरे जो है पृथ्वी से जो है जंगली जानवर खत्म होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है जंगली जानवरों का संरक्षण करने के लिए कुछ पॉलिसीज अपनाई। और इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो है जो प्राकृतिक ये क्या कहें कि राष्ट्रीय उद्यान, उन्होंने जो है राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरी, जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहेंगे, ठीक है, ये उन्होंने जो है संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। तो ये राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक आवास क्षेत्र, प्राकृतिक आवास क्षेत्र, इस प्रकार के प्राकृतिक आवास क्षेत्र, ये कुछ ऐसे क्षेत्र बनाए गए जहां पर जो शिकार करना और पेड़ पौधों का काटना जो पूरी तरह से बैन कर दिया गया। हमारे देश के साथ साथ कुछ वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी इस प्रकार की पॉलिसीज बनाई जहां पर किसी भी जंगली जानवर का शिकार करना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यदि भारत में की बात करें तो भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो भारत में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर एशियन लायन रहते थे, टाइगर रहते थे। तो अंग्रेजों ने अपने शौक के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए इन सभी का शिकार किया और धीरे धीरे भारत से जो है एशियन लायन जो विलुप्त हो गए और जो टाइगर था, जो बंगाल टाइगर है, वो भी धीरे धीरे जो है विलुप्त हो गई। तो उसके बाद जो है भारत में जो पॉलिसीज अपनाई और पॉलिसीज के द्वारा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो है डिसाइड किए गए और उनमें जो है जंगली जानवरों को जो है संरक्षित किया गया। यदि मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें या नेशनल पार्क की बात करें, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, पंचमढ़ी अभयारण्य है, तो ये इस प्रकार के जो है कुछ नेशनल पार्क बनाए गए जहां पर जो जंगली जानवरों के जीवन को जो है संरक्षित किया गया। तो प्यारे बच्चों, यदि हम भी चाहते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को जो इन जंगली जानवरों से जब परिचित करवाए, केवल पिक्चर में उनकी, केवल बुक में उनकी पिक्चर वो न देखे, केवल मोबाइल और कंप्यूटर या टीवी पर उनकी जो है पिक्चर न देखे, तो इसके लिए हमें जो है जरूरत है अपने जंगली जानवरों को, अपने वन्य जीव को, अपनी प्राकृतिक वनस्पति को संरक्षित करने की। तो इसके लिए जो आप सभी भी प्रयास करें, क्योंकि आप जो है आने वाले भारत की जो है एक तरह से कहें कि भविष्य हो, तो आप अपनी पॉलिसीज के ऊपर अडोप्ट करो, उसको जो है डेवलप करें और जो भारत में वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को जो है कंजर्व करने में अपना सहयोग करें। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो है एनसीईआरटी के दिए गए हैं, वो बुक एंड डिस्क्रिप्शन में मैं जो क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है केवल क्वेश्चन आंसर ही सोल्व करेंगे हम। तो आप जो है लगातार यदि कोई आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें जो है कमेंट करके भी जो पूछ सकते हो, सर हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आप जो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाए या आप हमें जिस प्रकार से क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए, तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो बच्चों, लगातार जो है अपडेट रहने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और यहाँ पर बेल आइकन का निशान जरूर दबाएं। तो तब तक जो है बने रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ। आपका दिन शुभ हो।